अशोक श्रीवास्तव पत्रकार जो जनता के पैसों से तनख्वाह पा रहा है, दिखाता है। मैं पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फोटो रिलीज करता है। इसमें गद्दारों की फोटो की जगह किसकी फोटो लगी हुई है? मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की। हमें तो डर लग रहा है ऐसे लोगों के शासन में रहते हुए कि ये शासन करने लायक ही नहीं है। इनको तो यही नहीं पता इनकी नाक के नीचे चल क्या रहा है। ये तो धन्यवाद हो सुरक्षा एजेंसियों का कि उन्होंने उसको ढूंढ के निकाला। ना ऑपरेशन सिंदूर होता, ना ये घटना होती, ना वो आतंकवादी पकड़ा जाता। तिरंगे को चुनाव की यात्रा बनाना, तिरंगा यात्रा को चुनावी यात्रा बनाना, ये बीजेपी का ढोंग है। शाजी बिल से निकल गए। मैंने जिस दिन से ये युद्ध हुआ उस दिन से जो आदमी अमित शाह संसद में कहता था कश्मीर के लिए जान दे देंगे, सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा टीवी पर, हार में, चित्रहार में, कहीं नहीं देखा। खैर चुपचाप आ गया कि हाँ जी कोई बात नहीं पापा जी, ठीक है, ओके ओके। किस लिए? ऐसा कौन सा पैर इसके नीचे फंसा था डोनाल्ड ट्रंप के? कौन सा दबाव था? 160 करोड़ लोगों की ताकत है। यही वो आदमी है जो चुनाव से पहले बोलता था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर और किस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को उनकी औकात बताई और जितने आतंकी ठिकाने तबाह किए, उससे भारत की जो बहनें जिनका सिंदूर उजड़ा था उनमें कहीं ना कहीं जो है उनकी जो परिजनों को वो सांत्वना देने की बात थी। नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा काम किया, हमारी भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद बात आई मीडिया पे। जो नेशनल मीडिया है उसने इतना प्रोपगंडा फैलाया, देश को ऐसा कुछ दिखाया जैसे कि आज ही पाकिस्तान पर, पूरे पाकिस्तान पर भारत ने कब्जा कर लिया हो। आपने तमाम खबरें देखी होंगी और कई जो नेशनल चैनल हैं उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी कि हम ऐसा कुछ दिखा पाए और ऐसा कुछ हुआ नहीं। और काल्पनिक ऐसे जो बच्चों के कार्टून होते हैं वो कार्टून दिखाकर हवाई फायर दिखाते हुए नीचे लिखा कि ये खबरें, ये जो हम फोटो दिखा रहे हैं ये काल्पनिक है। देखिए दोस्तों, देश पूरा ये चाह रहा है कि जो आतंकी हैं उनका खात्मा हो, जो पाकिस्तान बार बार हमारी नींद चैन हराम कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। उसमें ऐसे में नेशनल चैनल टीआरपी पाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ऐसा ही एक नमूना आपको पानीपत में जो एडवोकेट नरेंद्र भिवान है वो सामने लेकर आए हैं। और एक नेशनल चैनल है, उस नेशनल चैनल कहां तक वो अपनी हदें पार कर रहा है ये आपकी तस्वीरों के सामने है। एक नेशनल चैनल के जो जर्नलिस्ट है अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने अपने सोशल साइट पे ये पूरी खबर को जो है विस्तार से दिखाया कि भारत तैयार है, घर घर में जो है वो गद्दार हैं। और इस पे जो टाइटल पे फोटो दिए हैं, सबसे ज्यादा दुख जो है इस बात का होता है। गद्दारों के फोटो आने चाहिए थे, आतंकवादियों के फोटो आने चाहिए थे, लेकिन जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका फोटो दिया है। जो मौलाना अरशद मदनी है उनका फोटो दिया है। तीसरे ये सांसद है सहारनपुर के, उनका फोटो दिया है। क्या दोस्तों ये देश के गद्दार हैं? अगर गद्दार हैं तो आज तक हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत सरकार है, ये खुले में क्यों घूम रहे हैं? या तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, या फिर ये जो चैनल है जो इस तरह की बातें लोगों को दिखाकर उनको उकसा रहे हैं और इनको गद्दार दिखा रहे हैं, इस चैनल के खिलाफ और इस खबर को प्रसारित करने के खिलाफ कार्रवाई हो। इसी को लेकर जो एडवोकेट नरेंद्र भिवान है उन्होंने एसपी को और तमाम जो यहाँ प्रशासन को शिकायतें दी हैं, और वो भी कांग्रेस के ये जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके लेटर हेड पे उन्होंने ये शिकायत दी है। कहाँ से ये आहत हुए, क्या उनको लगा, ये भी इस खबर को देख के एक तरफ करते हैं। फिलहाल जो मुद्दे को लेके आए हैं इनसे ही बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर आज एसपी साहब को शिकायत दी है। जी सर। क्या कुछ मामला है पूरा? सर मामला ये है, मेरी पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, बलिदान दिए। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को खड़ा करने में बलिदान दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के लाहौर में झंडा तक गाड़ दिया। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक ये अशोक श्रीवास्तव पत्रकार जो जनता के पैसों से तनख्वाह पा रहा है, जो जनता के पैसों पे पल रहा है, वो आदमी उसको गद्दारों का ये फोटो रिलीज करता है और इसमें दिखाता है। मैं पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फोटो रिलीज करता है। इसमें गद्दारों की फोटो की जगह किसकी फोटो लगी हुई है?
मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की, मेरी पार्टी के सांसद की। क्यों? क्या हम गद्दार हैं? क्या हमारी पार्टी को देश में मोदी जी और उसकी मीडिया गद्दार साबित करना चाहती? ऐसा क्यों है? भावनाएं आहत हुई है। इन ऐसे पत्रकारों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। इन लोगों ने देश की नाक नीची कर रखी है। अब देखो किस तरीके से न्यूज आई, कराची बंदरगाह पर हमला, इस्लामाबाद में हमला, लाहौर पर कब्जा, हमला नहीं सर, कब्जा। पीओके में घुसी भारतीय सेना, 17 किलोमीटर अंदर तक किया कब्जा। कोई रेलिवेंसी है इन लोगों की? कोई इनकी दीन ईमान है? इनके आकाओं ने जो कह दिया वो चला दिया। ये नरेंद्र मोदी और इसकी मीडिया ये भ्रष्ट हो चुकी है। इन लोगों के खिलाफ, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की भारत की कार्रवाई रही, उससे आपका कुछ लगा कि भाई वो अच्छा काम हुआ? उसको भारतीय सेना ने पूरा अच्छा काम किया। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एक्यूरेट बमबारी करते हुए आतंकवादियों को मारा, सिविलियन को नहीं, ना उनकी फौज को, आतंकवादियों को मारा। हम उनको बधाई देते हैं। और पूरी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी पहले दिन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी के एक मंत्री ने उसी अधिकारी को क्या कहा कि हमने आतंकवादियों की बहन को भेजकर उन्हीं का सफाया करा दिया। उस अधिकारी को आतंकवादियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ऐसी बीजेपी के गद्दार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस मंत्री को पकड़ के उसको जेल में डालना चाहिए। अगर आम आदमी ऐसी बात करता अब तक का जेल में बैठा होता, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इनके जो आदर्श है वे खुद आतंकवादी रहे हैं। बीजेपी का आदर्श नाथूराम गोडसे है। नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जो खुद आतंकवादी है। उसने महात्मा गांधी को गोली मारी, किसी अंग्रेज को गोली मारता? कोई जनरल डायर मारा होता, कोई सैंडर्स मारा होता? और ये लोग उसकी पूजा करते हैं, उसी के विचारों पे चलते हैं। तो सर, ऐसी पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? फोटो इनकी लगनी चाहिए थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं। तो इन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में किस प्रकार की उनकी भूमिका रही, इसको लेकर आप क्या? सर, 2 बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध लड़े। पहला युद्ध लड़ा लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में। उस समय हिंदुस्तान में अनाज तक पैदा नहीं होता था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी अमेरिका ने कि जो अनाज हम तुम्हें भेजते हैं उस अनाज की रसद को बंद कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अनाज खाना बंद कर देंगे, हम व्रत रखेंगे, लेकिन युद्ध लड़ेंगे, और लाहौर तक का फतेह किया और पाकिस्तान को सरेंडर कराया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उन्होंने निर्णायक युद्ध लड़ा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। दबाव उन पर भी था, निक्सन ने दबाव डाला, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा हम तेरे दबाव को मानते नहीं, 7वां बेड़ा भेज या 8वां बेड़ा भेज। लेकिन नरेंद्र मोदी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। 160 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री, जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप देके गाल पे हाथ मार के कह दिया हो ना कि चल चल कोई बात नहीं, होती रह गई ये बात। तो इस तरीके से मोदी सुनकर चुपचाप आ गया कि हाँ जी कोई बात नहीं पापा जी, ठीक है, ओके ओके। किस लिए? ऐसा कौन सा पैर इसके नीचे फंसा था डोनाल्ड ट्रंप के? कौन सा दबाव था? 160 करोड़ लोगों की ताकत है। यही वो आदमी है जो चुनाव से पहले बोलता था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। आज क्यों नहीं दिया? पीओके लेने का हमारे पास आज रास्ता था, विपक्ष साथ खड़ा था, पूरा देश साथ खड़ा था। क्यों नहीं कब्जा किया? बलूचिस्तान तोड़ के क्यों नहीं 2 टुकड़े किए? क्योंकि कर ही नहीं सकता। आका बैठा है ना इसके। सर, ये निकम्मा नागावारा प्रधानमंत्री है, थोता छना बाजेगा ना। अमित शाह जी कल सेना के बीच में थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, काफी सेना भी उनके साथ जो है बड़ी खुश नजर आ रही थी। अमित शाह जी बिल से निकल गए। मैंने जिस दिन से ये युद्ध हुआ उस दिन से जो आदमी अमित शाह संसद में कहता था कश्मीर के लिए जान दे देंगे, सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, टीवी पर हार में, चित्रहार में, कहीं नहीं देखा। उस आदमी की कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी, उस आदमी को बोलते नहीं देखा। वो सुतली बम की आवाज़ सुन के बिल में घुस गया। ये शाखाओं से आए हुए लोग हैं और शाखाओं पे उल्लू रहते हैं। ये उल्लू लोग हैं, सीधा कहूँगा मैं। इन लोगों को यही नहीं पता कहना क्या है, करना क्या है, किस तरीके से देश चलाना है। इनकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए। देश का नाक कटवा के शर्मनाक काम करके आज सेना के बीच में जाके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सर इन लोगों को। तिरंगा यात्रा से तो देश का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। जो लोग देखते हैं, जो उसमें हिस्सा लेते हैं, अंदर से दिल खुश होता है। तिरंगा यात्रा निकली है, तिरंगा यात्रा में सेनाओं को, जवानों को शामिल करना चाहिए। तिरंगा यात्रा में शहीद परिवारों के परिजनों को शामिल करना चाहिए, शहीदों के। तिरंगा यात्रा में देश के हर एक नागरिक को शामिल करना चाहिए। विपक्ष जिस तरीके से साथ खड़ा था, विपक्ष को भी निमंत्रण देना चाहिए कि आप भी साथ आए, तिरंगा यात्रा में साथ चले। लेकिन केवल
तिरंगे को चुनाव की यात्रा बनाना, तिरंगा यात्रा को चुनावी यात्रा बनाना, ये बीजेपी का ढोंग है। किस तरीके से तिरंगा यात्रा करने का साहस कर रहे हैं। इनका एक मंत्री एक तरफ सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कह रहा है और दूसरी तरफ ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सर, इनको शर्म आनी चाहिए। पहले ये अपने मंत्री को बर्खास्त करे। उस आदमी पे मुकदमा भी तब दर्ज हुआ जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। मुकदमा भी तब दर्ज हुआ और एफआईआर भी इतनी ढुलमुल गई कि हाईकोर्ट के जस्टिस देख के उसको बोले कि ये क्या लिख के लाए हो, ये आदमी तो बरी हो जाएगा, इसके खिलाफ पूरा प्रकरण लिख के लेके आओ। उस एफआईआर को फेंक के मारा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मारना चाहिए। तिरंगे की आड़ लेके ये कायर गद्दार लोग ये छिपे बैठे हैं और ये यात्राएं निकाल रहे हैं। इनको इसका कोई अधिकार नहीं। वकील साहब, पानीपत में भी एक जासूस मिला है जो पाकिस्तान को जासूसी भेजता, यहाँ से जानकारियाँ भेजता था। इस तरह के इनपुट आए हैं और इस पर आपका क्या कहना कि जो गद्दार वाली बात है, गद्दार तो देश में है। पानीपत में देखो, जयचंदों की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जयचंद होने बंद हो गए हैं। गद्दार है। ढूंढने का काम किसका है? सुरक्षा एजेंसियों का। पकड़ने का काम किसका है? सुरक्षा एजेंसियों का। पानीपत में मिला सर, पानीपत के भी ग्रामीण में मिला। मंत्री है वहाँ से, पिछले विधायक रहे, फिर विधायक रहे, अब की बार कैबिनेट मंत्री है, पिछली बार भी राज्य मंत्री थे। पानीपत में चारों की चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके पास है। अगर पानीपत, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पानीपत जैसे शहर से जहां बीजेपी का समूल राज है, 3 इंजन की सरकार है और यहां से जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो सुरक्षा का क्या इंतजाम है इनके पास? कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग? आतंकवादियों को पालने का काम कर रखा है इन्होंने। कृष्ण पवार जी हैं, मंत्री हैं। आज आप देखिए ना, इधर महिपाल ढांडा जी मंत्री बैठे हैं, इधर प्रमोद विज जी है, इधर इनके विधायक है बैठे हुए अपने मनमोहन भडाना जी। चारों की चारों सीटों पे इनका कब्जा। मेयर इनका बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री इनका है, 3 इंजन की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री इनका है। आतंकवादी पाकि इनकी नाक के नीचे बैठे के पाल रहे हैं, उसको पल रहा है वो। तो सर, सवाल उनसे पूछना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो? हमें तो डर लग रहा है ऐसे लोगों के शासन में रहते हुए कि ये शासन करने लायक ही नहीं है। इनको तो यही नहीं पता इनकी नाक के नीचे चल क्या रहा है। ये तो धन्यवाद हो सुरक्षा एजेंसियों का कि उन्होंने उसको ढूंढ के निकाला। ना ऑपरेशन सिंदूर होता, ना ये घटना होती, ना वो आतंकवादी पकड़ा जाता। हो सकता है कल को एक और, जैसे डमाना में, दीवाना में बम ब्लास्ट हुआ था रेल में, ऐसा कोई बम ब्लास्ट सामने आ जाता। जैसे अब्दुल करीम टुंडा ने बस स्टैंड पे बुड़ाई थी बस, ऐसा कोई बम ब्लास्ट सामने आ जाता। क्या उसकी इंतजार कर रहे थे ये लोग? क्या उस चीज़ की बाट देख रहे थे कि ऐसा कोई कांड हो? तो इन लोगों को तो सर लानत है, इन लोगों को ये बैठे हैं और शर्म आनी चाहिए। अभी आपने एसपी को शिकायत दी है सर जी। क्या लगता है कितने दिन वेट करेंगे मुकदमा दर्ज की? कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? अगर इसमें आपको लगता है कि भाई सरकार है, कुछ ना कुछ है, तो कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जिस आदमी ने अपमान किया उस आदमी को उसी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे प्रशासन पे, शासन पे पूरा भरोसा है। कम से कम मैं ये तो मानता हूँ एक एडवोकेट होने के नाते भी कि एसपी साहब या एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग जो है वो पढ़ा लिखा है, इनकी तरह अनपढ़ नहीं है जो ये सरकार में बैठे। तो ये लोग सही तरीके से संज्ञान लेंगे, कानून के अनुसार संज्ञान लेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान किया है, जिस तरीके से आप उनके अपमान में ये हेडलाइन चला रहे हो, उस तरीके से आप माफ़ी भी मांगो ना चैनल पे चला के कि हम लोगों से ये गलती हुई है और हम लोगों ने ये कार्यक्रम में ये फ़ोटो गलत लगाई है, हम लोगों से ये आगे से अपराध नहीं होगा। तो जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक प्रशासन उन्हें छोड़ेगा नहीं। वकील साहब, एक और, आजकल सोशल मीडिया पे तकरीबन युवा रहता है और सोशल मीडिया को अगर आप 15 मिनट तक देख लोगे तो हिंदू मुस्लिम कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। कहते हैं कि जो पुलिस की साइबर सेल होती है, नज़र रहती है, लेकिन कहीं पर कुछ भी देखो आप, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ जा रही। ये करवाया जा रहा है, ये हो नहीं रहा। अगर सरकार चाहे इसको 1 मिनट में बंद कर दे। बीजेपी के लोग इस चीज़ को करवा रहे हैं, जानबूझ के ये चीज़ें हो रही है। आप मुस्लिम से क्या लगाते हो, क्या देखते हो मुसलमान से? अशफाक उल्लाह खां मुसलमान नहीं था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे क्या? और वीर अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं था क्या? ब्रिगेडियर उस्मान जो पहले शहीद हुए हमारे कश्मीर की लड़ाई में आज़ादी के तुरंत बाद, वो मुसलमान नहीं थे क्या? या वे लोग मुसलमान नहीं थे जिन्होंने देश के बंटवारे के समय ये कहा था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे? या वो लोग मुसलमान नहीं थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? स्वर्गीय हमारे राजा, दिल्ली के आखिरी सल्तनत के राजा बहादुर शाह जफर जी, क्या वो मुसलमान नहीं थे क्या? और सर, कुछ हद तक देखें तो ये सब लोग इस देश के प्रति ज़्यादा वफादार रहे और शहादत आज़ादी में मुसलमानों ने ज़्यादा दी, हिंदुओं से ज़्यादा शहीद हुए। तो इन लोगों के प्रति ये प्रोपगंडा चलाना बीजेपी का काम है और वो इसको खुल के कर रही है, वरना ये 1 मिनट में बंद हो सकता है। रही बात अगली कि देश पे इसका क्या असर जाता है सर,
जो समझदार लोग हैं वो मानते हैं। मैंने मेरे घर में जब मेरा बचपन बीता तो मेरे साथ में सुलेमान चाचा रहते थे हमारे। हम उनके बकरियों के पास जाके खेलते थे। छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं बकरी के, हम भी बच्चे थे तो हम उनके साथ खेलते थे, सारा दिन उनके घर में रहते थे। तो खाना खाता वहीं पे हमने दूध पिया बकरियों का, उनके साथ रहे। तो अब बड़ा हो गया मैं इतिहास पढ़ा कि बाबर ने देश पे हमला किया, बाबर ने बड़े अत्याचार किए, और ये तो वही बात होगी सुलेमान चाचा की गर्दन काट के ले आया। सर सुलेमान चाचा तो मेरे साथ रहे हैं ना, मैंने उनको आशीर्वाद देते हुए देखा है। वो जब भी मुझसे मिले, जब तक जिंदा रहे, उन्होंने मुझे यही कहा, बेटा बड़ा आदमी बनेगा, बहुत आगे तक बढ़ेगा, मेरा आशीर्वाद है। उसकी गर्दन काट लो या उसके बच्चों की काट लो, बीजेपी आपस में जहर घोल रही है। ये पूरी जो कहानी थी इस ऑपरेशन सिंदूर की, जो निकल कर की जो नेशनल मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा गलत दिखाया लोगों को और बाद में माफ़िया भी मांगी। उसी को लेकर वकील जो हैं उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसपी को अभी शिकायत दी है। इसके परिणाम आगे क्या कुछ रहेंगे वो भविष्य के गर्म में है। आप अपनी कमेंट्स बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।